दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे चैप्टर में आपको ये समझना है कि पर्यावरण क्या होता है, इसमें कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं पर्यावरण में और उनके समाधान के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, और फिर प्राकृतिक संसाधनों के बारे में भी इसमें पढ़ना है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि हम इस राजनीति में हम पर्यावरण की बात क्यों कर रहे हैं। यानी कि जो पर्यावरण टॉपिक होता है, ये तो वो हमें भूगोल में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम इसे राजनीति में क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि पर्यावरण की जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने के लिए एक दूसरे देशों की सरकार की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जहाँ पे सरकारों की बात होती है वहाँ पे राजनीति पढ़ना आवश्यक है। और राजनीति में इसलिए इस चैप्टर को शामिल किया गया है क्योंकि अब आपको पता है कि वर्तमान में पर्यावरण की कितनी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो हमें इस चैप्टर में पूरा यही पढ़ना है। सबसे पहले आपको पर्यावरण का मतलब पता होना चाहिए कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण दो शब्दों से मिला है, परि और आवरण। यानी कि आपके ऊपर का जितना भी आवरण है, यानी कि जो वायुमंडल का जो भी आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। वह आवरण जो वनस्पति तथा जंतुओं को ऊपर से ढके हुए हैं, जैसे आप वायुमंडल कह सकते हैं, वो पूरा आपका पर्यावरण ही है। और इसमें जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं वो प्रकृति से प्राप्त मनुष्य के उपयोग के साधन होते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, जैसे प्रकृति के जो वन होते हैं, जल होती है, वो वन जल और जितने भी आइस वगैरह, जितने भी बर्फीले पहाड़, सब कुछ प्रकृति ने हमें दिया है। तो ये मानव के प्राकृतिक संसाधन है, ये उपयोग के लिए हैं। तो प्राकृतिक संसाधन ये होता है। अब आगे हमें पर्यावरण के बारे में देखना है। वर्तमान वैश्विक राजनीति में पर्यावरण का ह्रास मतलब पर्यावरण का नुकसान एक गंभीर समस्या एवं चिंतन का विषय बनकर उभरा है। अब क्या होता है कि वर्तमान समय की हम बात करें तो पर्यावरण में इतनी समस्याएं आ चुकी हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और उन प्रयासों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं और क्या क्या पर्यावरण को नुकसान हो रहे हैं। जिसका मुख्य कारण कृषि भूमि की कमी, कृषि की जो भूमि है उसमें कमी आ रही है, वनों की कटाई अत्यधिक हो रही है, चारागाह खत्म होते जा रहे हैं, मत्स्य भंडार अब कम होता जा रहा है, और जल एवं वायु प्रदूषण होता जा रहा है, और स्वच्छ जल की कमी है। तो ये सब मुख्य समस्याएं हैं और समस्याएं मैंने अभी लिखी है, नीचे मैं आपको दिखाऊंगा, आपको पॉइंट वाइज लिखनी है। जिसके कारण समाप्त होती जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब होता है कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनकी अलग अलग प्रजाति होती है, तो वो खत्म हो रही है। ओजोन परत की हानि, आप ओजोन परत जाने हैं, बाद में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। तथा समुद्र तटीय इलाकों में बढ़ता प्रदूषण, तो ये सब इसके मुख्य कारण है। आता है इन समस्याओं से निपटने हेतु विभिन्न देशों का सहयोग आवश्यक है, और इसीलिए इस चैप्टर को राजनीति विज्ञान में शामिल किया गया है। अब आप ये चीज़ देख लीजिए, ये जो नक्शा मैंने बनाया है, ये आप ऐसे आपको पॉइंट लिखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि समकालीन राजनीति में पर्यावरण की चिंता की क्या कारण है, यानी कि क्या क्या कारण है, तो आप उनको लिख सकते हैं। जैसे कृषि भूमि में कमी होती जा रही है, आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि कृषि भूमि दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, और इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आगे। और दूसरा लिख सकते हैं आप वैश्विक तापन में वृद्धि, जैसे आप जो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि तापमान धरती का बढ़ रहा है, और इसके कारण क्या होगा, इसके आप नुकसान बता सकते हैं कि बर्फ़ इससे पिघल जाएगी और जो आसपास के इलाके हैं वो डूब जाएंगे। फिर आप बता सकते हैं कि सीमित संसाधन हो गए, अब संसाधनों में कमी आने लग गई है, और पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आपको पता है मानव अस्तित्व को खतरा है, पीने योग्य जल की मात्रा में कमी आ रही है, और जो मेन कारण है वो है ओजोन परत में छिद्र, ये भी एक मुख्य कारण है, और इसके लिए भी बहुत से प्रयास किए गए, उनके हम आगे पढ़ेंगे। आप इनकी या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके काम आएगा फिर। अब एक टॉपिक आता है हमारे पास, पर्यावरण की सुरक्षा के वैश्विक प्रयास, यानी कि विश्व के स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट मानता हूँ इसको, ये पूछ लिया जाता है
कभी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, कभी लॉन्ग में, और कभी 1 मार्क्स में भी आ जाता है। तो आओ सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि रियो डी जेनेरियो एक जगह का नाम था जहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, इसलिए इसे रियो डी जेनेरियो भी बोलते हैं, या पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं, या अर्थ समिट भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपको ये याद रखना है, ये तीनों एक ही चीज़ है। और ये कहाँ पे हुआ था? ये ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील की एक जगह है ये रियो डी जेनेरियो, इसलिए यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1992। बस आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, रियो डी जेनेरियो क्या था, कहाँ पर हुआ था, और कौन से सन में हुआ था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अब देखते हैं रियो डी जेनेरियो क्या था, इसमें क्या क्या हुआ था, यानी कि किन बातों पर सहमति हुई थी। इसमें 170 देशों यानी 170 देशों ने भाग लिया था। हज़ारों स्वयं सेवी संगठन, यानी कि जो NGO होते हैं हमारे, स्वयं नेशनल, ऐसा इसकी फुल फॉर्म है, इसे हिंदी में कहते हैं स्वयं सेवी संगठन, ये तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया था। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको देख रहे हैं, 170 देश, हज़ारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय जो निगम होते हैं उन्होंने भाग लिया था। बहुराष्ट्रीय निगम का मतलब है सभी राष्ट्रों के जो निगम होते हैं उन्होंने इसमें भाग लिया था। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर विकसित व विकासशील देशों के बीच अंतर था, यानी कि इसमें यह बताया गया था कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचा रहा है, विकसित देश या विकासशील देश। तो इस पर भी इसमें चर्चा हुई थी। विकसित देशों की चिंता ओजोन परत के क्षय एवं वैश्विक ताप को लेकर थी। विकसित देश ये मानते थे कि ओजोन जो परत है हमारी, ओजोन लेयर, उसमें धीरे धीरे उसमें उसका ह्रास हो रहा है, मतलब उसमें कमी आ रही है, नुकसान हो रहा है उसका, दिन प्रतिदिन वो घटती जा रही है। और उसमें जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापमान, वो भी बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। विकासशील देश अपने तथा पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए चिंतित थे। जो विकासशील देश हैं वो ये मानते थे कि जो पर्यावरण है उनको हम बिना नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ें, क्योंकि जो विकसित देश है वो तो अब विकास कर चुके हैं और वो पहले ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचा चुके हैं और अभी भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन विकासशील देश ऐसा नहीं चाहते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ आ जाती है इसमें, एजेंडा 21, ये भी पूछ लिया जाता है कभी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स में आ जाता है कभी। और इसी के बेस पर एक रिपोर्ट छपी थी, आवर कॉमन फ्यूचर, एक रिपोर्ट थी, आप कॉपी में देख लेना, उसमें उस बुक में देख लेना, NCERT में आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक बुक छपी थी। इसमें विकास के तौर तरीके सुझाए गए थे। यह कहा गया कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, जिसे हम टिकाऊ विकास कहते हैं। यानी कि इस एजेंडा 21 एक ऐसा समझौता मान लीजिए आप, इसमें ये कहा गया था कि हमें ऐसा विकास करना चाहिए जो कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हम आगे बढ़ सकें, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में टिकाऊ विकास भी कहते हैं, धारणीय विकास भी कहते हैं। और यहाँ पे एजेंडा 21 का मतलब है कि जो 21 अब जो 21वीं सदी चल रही है उसमें हमें ऐसा ही विकास करना है बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। और एक क्योटो प्रोटोकॉल भी आ जाता है, इस पर भी कभी कभी सवाल पूछ ही लिया जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, बस इतना पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। देखिए ये भी एक समझौता था जो कि विकसित देशों ने अपनाया था। सबसे पहले ये देख लीजिए कब हुआ था, ये 1997 में हुआ था, जो कि जापान के शहर क्योटो में हुआ था, इसलिए यहाँ इसका नाम पड़ा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो एक शहर का नाम था। विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ये जो प्रोटोकॉल संधि के जरिए ये लक्ष्य निर्धारित किए गए कि हम आने वाले समय में, यानी कि जो हमारे जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको बढ़ने से रोकेंगे, यानी कि उनमें कमी करेंगे। आपको पता है कि जो हमारी ओजोन परत है उसमें अब छिद्र एक छेद हो गया है, एक छिद्र देखा गया है। वो किस कारण हुआ है? क्योंकि हमारे वायुमंडल में बहुत सी ऐसी हानिकारक गैसें, जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैस, तो ये सब जो होती हैं ये हानिकारक गैसें होती हैं और ये वायुमंडल को नुकसान पहुंचाती है। तो इसीलिए इस पर एक समझौता किया गया था कि इन गैसों का कम से कम उत्सर्जन हो, इसलिए हम एक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं जिसे क्योटो प्रोटोकॉल संधि कहा गया था।
तो ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप ये पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें एक बात भी थी, इसमें जो भारत चीन जैसे विकासशील देश थे, इनको इस समझौते से दूर रखा गया था, क्योंकि ये देश तो अभी विकास कर रहे हैं और इन्हें ये नहीं मतलब इन्हें इनका कम योगदान होना चाहिए इसमें ग्रीन हाउस गैसों को रोकने में, क्योंकि विकसित देश तो पहले ही विकास कर चुके हैं और उन्होंने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। इसलिए जो विकसित देश थे उन्हीं की एक बैठक हुई थी। और भी कुछ अन्य प्रयास हैं इसमें, जैसे क्लब ऑफ रोम, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखनी है कि कब हुआ था, 1972 में हुआ था। एक पुस्तक थी क्लब ऑफ रोम, जो कि बढ़ती जनसंख्या के आलोक में बताई गई थी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे पर्यावरण का नुकसान भी होता जाएगा। एक UNEP, आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इंग्लिश में इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये पर्यावरण की समस्याओं का समाधान करता है, एक ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है। इसमें आप बता सकते हैं कि भारत 1994 में शामिल हुआ था, इसकी स्थापना 5 जून 1975 को हुई थी। और एक और आ जाता है Rio+20 रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। देखिए, जब आपको पता है कि जब पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, तो उसके 20 साल बाद फिर 2012 में एक सम्मेलन और हुआ था, इसलिए इसके आगे +20 लगा दिया जाता है, बस इसमें और कुछ नहीं है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब एक टॉपिक आ जाता है संसाधनों की भू राजनीति। देखिए, इसका क्या अर्थ है। देखिए, आपको पता है कि हर देश में अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं, कहीं पे तेल ज़्यादा है, कहीं पे जल ज़्यादा है, कहीं पे गैस ज़्यादा पाई जाती हैं, कहीं पे और जितने खनिज हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, या फिर कहीं पर और जो वस्तुएं हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। जैसे इंडिया में चाय ज़्यादा पाई जाती है, गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है, और भी जितनी चावल का उत्पादन होता है, गेहूँ का होता है। तो ये अलग अलग देशों में हर देश की किसी न किसी चीज़ में पहचान है। तो संसाधनों की भू राजनीति का मतलब यही है कि अलग अलग देशों में अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं। यूरोपीय देशों के विस्तार का मुख्य कारण अधीन देशों का आर्थिक शोषण रहा है। जिस देश के पास जितने संसाधन होंगे उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। ये माना जाता है कि जो देश है वो पैसों से अमीर नहीं होता, उसके पास जितने संसाधन होंगे वो उसी से अमीर माना जाता है। आप देखते हैं अमेरिका के पास हर चीज़, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है, और इसलिए वो ज़्यादा मतलब आगे श्रेणी में आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। तो वो इसीलिए आता है क्योंकि उसके पास संसाधनों की कमी नहीं है। इसमें कुछ संसाधन के बारे में बताया गया, जैसे इमारती लकड़ी। ये पश्चिम के देशों ने जलपोतों के निर्माण के लिए दूसरे देशों के वनों पर कब्जा किया ताकि उनकी नौसेना मजबूत हो सके। नौसेना आप जानते हैं ना, नेवी फोर्स, और विदेश व्यापार बढ़े। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें बस आपको ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने बता दी है, वो उनको आपको ज़्यादा नोट करना है। जैसे इसमें तेल भंडार दे रखा है। विश्व युद्ध के बाद उन देशों का महत्व बढ़ा जिनके पास यूरेनियम और तेल जैसे संसाधन हैं। देखिए, यूरेनियम भी एक प्रकार का खनिज होता है। विकसित देशों ने तेल की यहाँ पे निर्बाध आपूर्ति के लिए समुद्री मार्गों पर सेना तैनात की। देखिए, निर्बाध का मतलब होता है बिना किसी रोक टोक के। अब आपको पता है कि किसी देश के पास तेल है तो वो देश दूसरे देश पर सप्लाई करेगा तेल की। जैसे हम रसिया से तेल मंगाते हैं, इराक से मंगाते हैं, सऊदी अरब से मंगाते हैं, जिससे भी देश से हम मंगाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो देश दूसरे देशों को आसानी से तेल प्राप्त कर दे, और अगर उनके पास तेल की मतलब ज़्यादा मात्रा है तो वो सस्ते में भी तेल दे देते हैं। जैसे रसिया अब हमको इंडिया को दे रहा है तेल, तो वैसे ही तेल की आपूर्ति ये दूसरे देशों में की जाती है, और ये समुद्री मार्गों से की जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि तेल भंडार में प्रथम देश सऊदी अरब है, यानी सऊदी अरब के पास तेल भंडार ज़्यादा है। फिर इराक आता है दूसरे नंबर पर, फिर इंडोनेशिया, और फिर रशिया वगैरह और भी देश आए। तो आपको बस फर्स्ट और सेकंड याद रखना है, क्योंकि एक मार्क्स में हो सकता है आ जाए, वैसे तो पूछा नहीं जाता ये। फिर आए जल। देखिए, आपको पता हो तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया था जो मिड टर्म हुए थे, उसमें ये आया था कि इराक और सीरिया के बीच किस नदी पर झगड़ा हुआ था। तो आपको ऑप्शन में बताना था फरात नदी। वहाँ पे 4-5 नदी, 3-4 नदी दे रखी थी, उनमें से आपको फरात नदी पर टिक करना था। अगर आपने टिक किया तो आपका आंसर राइट था। तो ये क्वेश्चन यहीं से आया था, हो सकता है आपके एग्जाम में अब आगे के एग्जाम में भी आ जाए, तो आपको याद रखना है।
विश्व स्तर पर जल के नियंत्रण एवं बंटवारे को लेकर लड़ाइयाँ हुई है, जिसमें इराक और सीरिया मुख्य थे और इन पर फ्रात नदी को लेकर लड़ाई हुई है। मैप का भी आपको ध्यान रखना, फ्रात नदी कहाँ है, बिल्कुल यूरोप पे जो है उनको बीच में से होकर गुजरती है, आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाता है इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और आता है साझी संपदा। देखिए ये जो क्वेश्चन आता है वो 4 से 5 नंबर का आ ही जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि साझी संपदा क्या है और इसे एक्सप्लेन भी करना होगा आपको। साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे गांव के चारागाह क्षेत्र, मैदान, कुआं या नदी, या इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका महाद्वीप, समुद्री सतह या फिर भारी अंतरिक्ष भी शामिल हो सकते हैं। देखिए साझी संपदा क्या होता है, आपको पता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जिन पर किसी एक मतलब एक मनुष्य का हक नहीं होता। मान लीजिए आपने कोई घर खरीदा, उस पर तो आपका हक है, लेकिन कोई ऐसी ज़मीन जिस पर किसी एक का हक नहीं है, यानी कि उस पर वैसे तो सरकार का हक है लेकिन उसको यूज सभी लोग कर सकते हैं, तो वो साझी संपदा कहलाती है। यानी कि सभी उस जिस वस्तु को सभी यूज कर सकते हैं, सभी की हित में होती है, वो सभी के लिए होती है, उसे साझी संपदा कहते हैं। जैसे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात हो रही है तो अंटार्कटिका एक महाद्वीप है जिसको लेकर बहुत से विवाद भी होते हैं। कोई देश उसे अपना बताता है, कोई देश उसे अपना बताता है। तो आपको बुक में दे रखे हैं कि ब्रिटेन ये दावा करता है कि उस पर मेरा अधिकार है, और अर्जेंटीना, फिलीपीन और भी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, ये सब अपने अपने दावे करते हैं। तो जो अंटार्कटिका वो सभी की विरासत है, यानी सभी का उस पर हक है, क्योंकि अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक कोई भी जनसंख्या नहीं रहती, और इसी पे मतलब पूरे बर्फ से ढका हुआ प्रदेश है और सभी का इस पे अधिकार है, तो ये साझी संपदा हो जाएगी। और पृथ्वी के वायुमंडल पे भी सभी का अधिकार है, कोई एक मनुष्य का थोड़ी ना इस पर अधिकार हो सकता है। और भी जितनी चीज़ें इन पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ भी हुई है, समझौते भी हुए, उनका आपको याद रखना है। जैसे अंटार्कटिका संधि हुई है 1959। ये फैक्ट्स है, इस चैप्टर के जितने फैक्ट्स हैं उनको आप एक नोटबुक में उतार लीजिए और उनको आप देखते रहिए। जैसे मॉन्ट्रियल न्यायाचार 1987 में हुआ था और अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991 में हो चुके थे। अब आ जाता है एक क्वेश्चन और आ जाता है साझी संपदा लेकिन भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां। साझी संपदा तो है लेकिन सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है। विकसित देशों की अलग है, विकासशील देशों की अलग है, अविकसित देशों की अलग है, तो सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है। जैसे आपके परिवार में कोई अलग अलग परिवार तो एक ही है लेकिन अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी जाती है, वैसे ही विश्व के जितने देश हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। कैसे आगे पढ़ते हैं हम। वैश्विक साझी संपदा की सुरक्षा को लेकर भी विकसित एवं विकासशील देशों का मत भिन्न है। विकसित देश इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी देशों में बराबर बांटने के पक्ष में है, किंतु विकासशील देश दो आधारों पर विकसित देशों की नीति का विरोध करते हैं। वो कौन से दो आधार हैं? पहला है कि साझी संपदा को प्रदूषित करने में विकसित देशों की भूमिका अधिक है। दूसरा यह है कि विकासशील देश अभी भी विकास की प्रक्रिया है। देखिए जो विकसित देश है, यानी कि जो अमीर देश है, आप ये मान लीजिए जो अमीर देश है, विकसित देश है, वो ये कहते हैं कि जो पर्यावरण को बचाने में सभी की समान भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन जो गरीब देश हैं, जो अभी विकास कर रहे हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वो ये कहते हैं कि जो विकसित देश है उन्होंने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसलिए पर्यावरण को बचाने में भी उनकी भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जो विकासशील देश है वो अभी विकास कर ही रहे हैं, इसलिए उन्होंने पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचाया है लेकिन कम पहुंचा रहे हैं वो, इसलिए उनकी भागीदारी कम होनी चाहिए। तो इस पर ये मसला होता है। दूसरा यह है कि विकासशील देश अभी विकास की प्रक्रिया में, अभी वो विकास कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं रोकना चाहिए कि अभी तुम पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाओ। अगर अभी से वो करेंगे ऐसा तो फिर वो विकास भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको कम ध्यान देना चाहिए पर्यावरण को बचाने में, लेकिन विकसित देशों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अतः साझी संपदा की सुरक्षा के संबंध में विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक होनी चाहिए तथा विकासशील देशों की जिम्मेदारी कम होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। अब ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि पर्यावरण के समस्याओं में भारत का क्या योगदान है, यानी पर्यावरण को बचाने में भारत का क्या योगदान है। इस पर 4-5 पॉइंट आपको आ सकते हैं, 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है।
जैसे 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिया है भारत ने भी। अब भारत भी जो विकसित देशों ने जो क्योटो प्रोटोकॉल समझौता बनाया था उसमें अब भारत भी शामिल हो गया। 2005 में G8 देशों में विकसित देशों द्वारा की जा रही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी पर जोर दिया है भारत ने भी। और नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, ये फ्यूल है, ध्यान रखना, फ्यूल, FUEL, फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग किया गया। अब भारत क्या है, आपको पता है कि अब जो इलेक्ट्रिक वाहन है, जो UV वैन्स होते हैं, ये भी अब लॉन्च कर रहा है। जैसे और बाकी देशों में हम करने लग गए हैं, वैसे इंडिया भी अब धीरे धीरे मतलब इन वाहनों को मंजूरी दे रहा है, जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं जिनमें जो कार्बन उत्सर्जित गैसें होती है वो बहुत कम निकलती है, यानी कि उसमें फ्यूल डालने की ज़रूरत नहीं होती। जो आप जानते हैं ना, पेट्रोल वगैरह, वो डालने की ज़रूरत नहीं होती, वो चार्जिंग से ही चलती हैं। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भी पारित किया है भारत ने। और भी पॉइंट है इसमें, आगे बुक में बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, आप उनमें से कोई भी 4-5 छांट लीजिए जो आपको अच्छे लगें। 2003 में बिजली अधिनियम में नवीनीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा है, यानी कि नेट जीरो, जो कि कार्बन उत्सर्जन है वो कम करने का, यानी कि बिल्कुल जीरो करने का उत्सर्जन रखा है। अभी कहा है कि भारत ने कि 2030 तक तो हम कुछ तो मतलब 30% कम कर लेंगे, लेकिन 2070 तक हम चले जाएंगे। जब तक 2070 आएगा तब तक हम बिल्कुल जीरो कर देंगे कार्बन को, क्योंकि तब तक सारे जितने भी जो वाहन होंगे वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक वाहन हो जाएंगे। तब तक विकास मतलब बहुत ऊंचे स्तर का होगा। भारत में बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन पर कार्य चल रहा है। तो कुछ ये 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हैं, और भी आप पॉइंट अपनी तरफ से लिख सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। अब दो छोटे छोटे टॉपिक और रह गए हमारे। एक आता है कि ब्रैकेट में आपके दे रखा है भारत के वन प्रांत। बस आपको इसको इतना समझ लीजिए क्या होता है। भारत के कुछ क्षेत्रों में ऐसे विशेष प्रकार के वन पाए जाते हैं जिनको लोग पूजते हैं या उनकी पूजा करते हैं, जैसे नीम, बरगद आदि। देखिए क्या होता है कि आपने देखा होगा गांव में, आप कभी गए हो गांव में, आपने देखा हो, खासकर जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये यूपी का इलाका है, इधर उत्तराखंड का है, यहाँ पे इन वनों को अलग अलग प्रकार से बोला जाता है। कहाँ पर कहीं पे वानी बोला जाता है, कहीं पे और कुछ बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वनों को पूजते हैं, जैसे भगवान को हम पूजते हैं तो वैसे ही ये वनों को पूजते हैं, यानी कि पूजा करते हैं। तो इससे ये माना जाता है कि ये पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बस इसको आपको यही ध्यान रखना था, ये वैसे पूछा नहीं जाएगा, आपकी नॉलेज के लिए। अब आता है टॉपिक मूलवासी। मूलवासी कौन होते हैं? देखिए मूलवासी उन्हें माना जाता है जिनका जन्म जिस स्थान पर हुआ है वो उसी स्थान पर रहते आए हैं और वो उसी इलाके पर अपना अस्तित्व बनाए ना रखना चाहते हैं। जैसे आपका जन्म किसी गांव में हुआ है तो आप उस गांव के मूलवासी हैं। बाद में आप उस गांव से निकलकर आप शहर में चले गए, लेकिन आपके जो आप मूलवासी हैं वो तो आप गांव के ही हैं, शहर के नहीं होंगे। ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था 1982 में कि ऐसे लोगों को मूलवासी बताया जाए जो मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे तथा बाद में दूसरी संस्कृति या जातियों ने उन्हें अपने अधीन बना लिया। मूलवासियों की मुख्य मांग यह है कि इन्हें अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। इसके लिए 1975 में मूलवासियों का संगठन बना, जिसे वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजेनियस पीपल भी कहा जाता है। देखिए मूलवासी कौन होते हैं? मैंने आपको बताया कि जो अपनी जगह पर जो बहुत दिनों से रहते चले आए हैं या उनका जन्म वहीं पे हुआ है। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे जो अलगाववाद होते हैं, जो आंदोलन चलते हैं और लोग होते हैं, उनसे वो उठकर कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसलिए जो मूलवासी होते हैं हमारे, वो पर्यावरण की रक्षा ज़्यादा करते हैं। लेकिन जो वहाँ पर जो दूसरे लोग आ जाते हैं वो पर्यावरण को इतना मतलब हानि पहुँचाते हैं पर्यावरण को। जैसे आपने जो अभी बिरसा मुंडा की जयंती आई थी उनके बारे में सुना हो, तो जो बिरसा मुंडा थे वो भी उड़ीसा के मूलवासी थे और वो झारखंड के मूलवासी थे, और वहीं पे उन्होंने भी वनों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाए थे। तो मूलवासी आप सीधे सी चीज़ समझ लीजिए जो कई दिनों से अपनी जगह पर रहते चले आए और उनका जन्म भी वहीं पे हुआ हो। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ज़्यादा कुछ नहीं था इस चैप्टर में। आपको ये पता होनी चाहिए कि पर्यावरण की समस्या कौन कौन से समाधान किए गए हैं पर्यावरण की समस्याओं से निपटने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।